हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे हैं? चलिए। चैप्टर 30 मानव में गति एवं चलन। ठीक है भाई। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा ये जो चैप्टर है वो रनिंग में है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं इससे पहले कि मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि हमने, अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे कि सर आप इनकी जो संरचना है अस्थियों की उनको क्यों नहीं बता रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए बिल्कुल भी इनकी जो स्ट्रक्चर है या मतलब नोट्सों में जो आपके लाइन है वो कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनका जो काम है वो प्रैक्टिकल में थोड़ा सा पड़ेगा, उस समय हम आपको डायग्राम बना के पूरी चीज़ें को समझा देंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है। हाँ, देखिए भाई, ध्यान से समझिए, आप बेटेंशन होकर पढ़ा करें। जितना मैं बताऊं ना, आपको मेरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को? जितना मैं आपको बताऊं उतना समझाऊं ना, आप उतना समझ लिया करो। हाँ, यदि किसी बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो मेरे से बेझिझक पूछ लिया करें व्हाट्सएप पे मैसेज करके, मैं उसको तुरंत सेटिस्फाई कर दूंगा। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को? मतलब आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कुछ बच्चे हैं हमेशा पूछते रहते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो यदि एक्स्ट्रा किसी को नॉलेज है लेनी है, मतलब कि सर ये शब्द है और मुझे इसको समझना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ, चलिए, तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कर लेंगे। चलिए भाई, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया आपको, हम अपनी अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे भाई, अपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांगीय कंकाल। तो यहां पर ध्यान देने वाली क्या बात है, केवल हमें बोन्स के नाम और उनकी संख्या को याद रखना है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, तो देखिए, यहां पे कल जो हमने बात की थी वो अपने हाथों की अस्थियों के बारे में। या मैं बताऊं आपको, कल हमने अंश मेखला, श्रोणि मेखला और हाथ की यानी कि अग्रपाद की अस्थियों के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो मेखलाएं होती हैं वो दो होती हैं। एक होती है पेक्टोरल गर्डिल या जिसको हम अंश मेखला बोलते हैं, एक होती है पेल्विक गर्डिल जिसको हम श्रोणि मेखला बोलते हैं। क्लियर? अंश मेखला में और श्रोणि मेखला में दो दो प्रवर्ध होते हैं, अर्धांश होते हैं, सॉरी, क्या होते हैं? अर्धांश होते हैं। अंश मेखला के जो अर्धांश हैं, अंश मेखला के जो अर्धांश हैं वो तो रहते हैं पृथक, लेकिन श्रोणि मेखला के जो अर्धांश हैं वो जॉइंट रहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस के द्वारा, यानी कि जघन संधान के द्वारा। ठीक है। अच्छा, मैं बात करूं बोन्स की, तो अंश मेखला के प्रत्येक अर्धांश में दो बोन्स, ब्यूटीफुल बोन क्लेविकल और स्कैपुला, और श्रोणि मेखला में दो बोन्स होती हैं केवल, और वो तीन तीन बोनों से संयुक्त होकर बनती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो टोटल 6 बोन्स हमारी मेखलाओं में पाई जाती हैं। उसके बाद हमने अपने हाथ के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। कितनी बोन्स? 30 बोन्स हमारे एक हाथ में प्रेजेंट होती हैं। किस प्रकार होती हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन, ह्यूमरस। क्या है? ह्यूमरस। हिंदी नाम बिल्कुल भी याद मत करो, कभी भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे, अजीब सा नाम है, प्रेगंडिका वगैरह, है ना। हाँ, तो ह्यूमरस है ना, याद रखना। ह्यूमरस पहली बोन है। ठीक है। रेडियो अल्ना, रेडियो अल्ना, एक बोन हो गई ह्यूमरस, एक हो गई रेडियो, एक हो गई अल्ना, तो 3 बोन हो गई।
यहां पे हमारी कितनी बोन्स, अच्छा इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स। तो इनकी संख्या कितनी, 8। किस प्रकार अरेंज होती हैं, 2 पंक्तियों में, प्रथम पंक्ति में 3 अस्थि और द्वितीय पंक्ति में 5 अस्थि। तो इस प्रकार टोटल 8 बोन्स हमारी कार्पल्स होती हैं। 5 क्या होती हैं हमारी, मेटाकार्पल्स। क्या होती हैं भाई, मेटाकार्पल्स। और 14 हमारी क्या होती हैं, फैलेंजेस, जिनको अंगुली अस्थि बोलते हैं। ठीक है, तो 14 ये वाली, 5 यहां पर, 19, 8 यहां पर, 27, 2 यहां पर, 29 और 1 यहां पर। तो टोटल 30 बोन्स हमारे 1 हैंड में प्रेजेंट होती हैं। तो दोनों हाथों में कितनी हो गई हमारी, 30 अस्थियां हो गई। अब एक नॉलेज के समझने के लिए केवल ऐसा ही मैं ह्यूमरस की आपको बात बताऊं, है ना। तो ह्यूमरस जो बोन है ना, ह्यूमरस के 2 सिर, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, है ना। ऊपर वाले को हम समीपस्थ सिरा बोलते हैं, मतलब इसको तो समीपस्थ सिरा बोलेंगे, इसको बोलेंगे पश्च सिरा, ये वाला। ठीक है, तो देखिए जो समीपस्थ सिरा है उसका हेड, सिर ग्लिनोइड कैविटी में धंसा रहता है। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जो अंश मेखला है यहां पर ग्लिनोइड कैविटी है और जो सिरूरी मेखला है यहां पर एसिटाबुलम कैविटी है। ये 2 कैविटी भी आपको मेखलाओं में याद रखनी थी। ठीक है, तो ह्यूमरस का सिर ग्लिनोइड कैविटी में धंसा रहता है और इसका जो अग्र पश्च सिरा है वो हमारी रेडियो और अल्ना से जुड़ता है। सेम रेडियो अल्ना का समीप सिरा या मैं कहूं अग्र सिरा किससे जुड़ता है, ह्यूमरस से, और ये सिरा किससे जुड़ता है, कार्पल्स से। ठीक है, तो इस प्रकार ये संबंधित तो है आपस में। चलिए, तो यहां तक हमने कल बात कर ली थी और आज जो हम बात करते हैं वो करते हैं पश्चपाद की अस्थियां। ठीक है भाई, तो पश्चपाद की जो अस्थियां होती हैं इसमें भी भाई टोटल बोन्स कितनी है, 30। अब केवल देखना है कौन कौन सी बोन है। तो नंबर 1, हाँ नंबर 1 तो मैं नहीं लिखूंगा, ऐसे ही कर लेते हैं, फीमर। टिबियो फिबुला, टिबियो फिबुला। ठीक है, पटेला, इसका नाम जरूर पूछ लिया जाता है, हाँ बिल्कुल पूछा जाता है इसका नाम, ये हिंदी में आ जाता है, जानू फलक, सिंगल बोन्स। ठीक है, पटेला। फिर है टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस। ठीक है भाई, तो देखिए इस प्रकार हमारे पश्चपाद की अस्थियां होती हैं, अपने पैरों की अस्थियां होती हैं। ठीक है, तो पैरों की अस्थियों को एक बार आप जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहली जो अस्थि है वो है फीमर, जिसका हिंदी नाम उर्विका। क्या है, उर्विका। इसका नाम आप जरूर याद रख लेना, फीमर का उर्विका। ठीक है, तो फीमर जो है, अच्छा पहले संख्या में काउंट कर लेता हूं। तो जांघ में हमारी थाई में ये प्रेजेंट होती है फीमर बोन, एक। हमारी पिंडली में 2 अस्थियां, सेम उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियोल्ना थी। देखो बिल्कुल एज इट इज उसी जैसी होती हैं जैसे अपने हाथों में। अपने हाथों में सबसे पहली थी ह्यूमरस, तो उसके स्थान पर हमारी जांघ में होती है फीमर। फिर हमारी यहाँ पर थी रेडियोल्ना 2 अस्थि संयुक्त, उसी प्रकार हमारी पिंडली में टिबियोफिबुला नाम की 2 अस्थि संयुक्त रहती हैं। ये जो बोन्स है पटेला, ये अलग है, जो हमारे हाथों में प्रेजेंट नहीं होती। इसके समझात बिल्कुल, ये अलग बोन्स है जो अपने पैरों में पाई जाती है, जिसको पटेला या हिंदी में जानू फलक के नाम से जानते हैं।
फिर जहां पर हमारी कार्पल हैं यहां हम उनको टार्सल बोलेंगे। फिर हमारी मेटाकार्पल थी तो यहां हम उसको मेटाटार्सल बोलेंगे। बाकी फेलेंजेस दोनों में सेम है। समझ में आ गई बात? वहां कार्पल यहां टार्सल, समझ में आ गई बात? बाकी सारा सेम है। एक पटेला जो बोन है वो अलग है। संख्या की मैं बात करूं तो देखिए, एक पटेला जो बोन है वो यहां पर एक्स्ट्रा है, तो एक कम कहां हो गई? टार्सल में। हमारी कार्पल्स बोन कितनी थी? 8, लेकिन हमारी टार्सल कितनी है? 7। ठीक है, तो टोटल ये भी कितनी होती है? 30 बोन, और 30 एक पैर में, 30 दूसरे पैर में, तो 60 हो गई, और 60 हमारे हाथों में, तो 60 + 60 = 120, और +6 126 + 80 206। समझ में आ गई बात? तो ये है क्लासिफिकेशन अपनी 206 बोन्स का। बताओ आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आपको नाम और उनकी संख्या हमें याद रखनी है भाई 206 बोन्स की। समझ में आ गई? फीमर, इनके बारे में थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं। फीमर जो होती है वो अपनी जांघ में प्रेजेंट होती है, थाई में प्रेजेंट होती है, और यह शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि है। अच्छा, वैसे कठोर अस्थि आए, है ना, या मजबूत आए, तो वो हमारी मैंडिबल है, ये वाली। ठीक है, ये सबसे कठोर अस्थि मानी जाती है। सबसे लंबी अस्थि आपसे पूछी जाए तो फीमर है। कौन सी है? फीमर। सबसे छोटी अस्थि आप जानते ही हैं, स्टेपीज, कान वाली। ठीक है, और चौड़ी अस्थि जो होती है ना, सबसे चौड़ी अस्थि वो कौन सी? आप सपोज कीजिए चौड़ी अस्थि, अरे भाई स्केपुला के बराबर चौड़ी अस्थि है कोई? इतनी चौड़ी है लगभग, नहीं है क्या? देखो यहां से यहां तक है ना, कितनी चौड़ी अस्थि होती है। तो ये सबसे चौड़ी अस्थि है स्केपुला। ब्यूटीफुल बोन क्लेविकल। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट, स्मॉलेस्ट, वाइडेस्ट, ये सारी बोन्स आपको पता चल गई कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, चलिए, तो फीमर की यदि मैं बात करूं तो इसका भी जो हेड है, जो सिर है, वो कौन सी कैविटी में धसेगा? एसिटाबुलम कैविटी में धसेगा। ठीक है, और इसका जो पश्च भाग है वो किससे जॉइंट होगा? टिबियोफिबुला से। वैसे ये जुड़ेगा पहले पटेला से। किससे जुड़ेगा? पटेला से, और फिर टिबियोफिबुला से पटेला जो है जॉइंट रहता है। मतलब कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ऐसे। ठीक है, ऐसे दिख रहा है आपको? तो ये जो संरचना मैंने आपको बनाई है ना, वो एक पैर की स्ट्रक्चर बनाई है। अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा आपको ना, कोई बात नहीं। देखिए, मतलब ये हमारी फीमरेस का जो सिर है ना, वो हमारी एसिटाबुलम कैविटी में है, और इसके दो, ये क्या है? ये कॉन्डाइल्स हैं। क्या है? कॉन्डाइल्स। दो कॉन्डाइल्स होते हैं जिनके बीच में हमारी पटेला बोन प्रेजेंट होती है, और यहां पर 3 शिखरक होते हैं, ग्रेटर, लेजर और मीडियम, मिड, है ना, या सॉरी थर्ड। ग्रेटर महाशिखरक, लेजर लघु शिखरक, और एक तीसरा शिखरक, थर्ड शिखरक। ये 3 शिखर जैसी संरचनाएं इसके थोड़ी अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हाँ, तो ये थी हमारी फीमर। तो फीमर में जो आपको मोस्टली जानना है, वो आपसे ऐसे तो नहीं पूछेगा कि इसकी संरचना को समझाइए, आपसे पूछ लेगा सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो वो है हमारी फीमर बोन। ठीक है, सेम नेक्स्ट है टिबियोफिबुला, है ना, टिबियोफिबुला। तो टिबियो है, टिबियो और फिबुला,
तो ये जो दोनों अस्थियां हैं वो बिल्कुल एक समजात होती हैं बिल्कुल हमारी रेडियस और अल्ना के। नेक्स्ट है पटेला, इसे हम घुटने की अस्थि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? घुटने की अस्थि। टार्सल, ये जो टार्सल्स हैं इनकी संख्या 7 होती है, एक कम होती है जो 3 पंक्तियों में विन्यासित होती हैं, ये है ना। मेटाटार्सल्स वही 5 और फेलेंजेस वही हमारे 14। ठीक है भाई, तो ये हैं हमारे पश्चपाद की अस्थियां। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने टोटल 206 बोन्स के बारे में कंप्लीट बात कर ली। ठीक है, अब मैं एक आरेख आपके सामने बनाऊंगा और इस आरेख को आपको जरूर यहां पर बनाना है। या तो आप कॉपी पेन ले लीजिए हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसको पीछे बनाते रहना। स्क्रीनशॉट ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, केवल आप समझते हुए चलिए। एक बार मैं 206 बोन्स को दोबारा से यहां पे आपको रिवाइज करा रहा हूं एक चार्ट के माध्यम से। ठीक है, ये चार्ट आपके बहुत काम का है। इस चार्ट को आप देखेंगे तो आपको 206 बोन्स नाम और उनकी संख्या याद रहेगी, है ना। तो देखिए भाई, चार्ट हम यहां से बनाएंगे अंतः कंकाल। ठीक है, तो इस अंतः कंकाल को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। आप समझते हुए चलिए साथ साथ। हमने अंतः कंकाल को 2 भागों में डिवाइड किया। पहला है अक्षीय कंकाल, जिसमें टोटल बोन्स हैं 80। दूसरा है उपांगीय कंकाल, जिसमें बोन्स हैं 126। यहां तक दिख रहा है? हाँ। अच्छा, इनका इंग्लिश नाम आप जानते ही हैं तो यहां लिखना कोई जरूरी नहीं है। एक्जियल और अपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ध्यान दीजिए। अब आप समझना एक बार, मुझे बताइए, ये जो अक्षीय कंकाल है, ये जो अक्षीय कंकाल है, इसमें टोटल बोन कितनी है? 80 है। तो इस अक्षीय कंकाल को भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया। 4 भागों में। सबसे पहली थी करोटी। ठीक है, इस करोटी में टोटल बोन कितनी? 29। दूसरी थी हमारी उरोस्थी, कितनी बोन? सिंगल। नेक्स्ट है हमारी पसली, कितनी? 24। नेक्स्ट है कशीरुगदंड, कितनी? 26। क्लियर? अब मैं इनका और आगे विभाजन कर देता हूं। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई कि अक्षीय कंकाल का निर्माण 4 संरचनाएं करती हैं। करोटी, जिसमें टोटल 29 बोन होती हैं। उरोस्थी, जो सिंगल बोन है। पसली, जिसमें 24 बोन है। कशीरुगदंड, जिसमें 26 है। ठीक है, अब देखिए, करोटी की मैं बात करूं तो आप इसको इस प्रकार 4 भागों में यहां से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले कपाल, जिसमें टोटल बोन 8। चेहरा, जिसमें टोटल बोन 14। कर्ण, जिसमें टोटल बोन 6। और कंठ, जिसमें 1। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल 29 बोन्स हमारे सामने हैं, है कि नहीं। अब इनके, अच्छा मैं एक बार देख लेता हूं। उपांगीय, हाँ हाँ ठीक है, नाम आ सकते हैं क्या इनके? नाम चलो कोई बात नहीं। इनके कपाल और चेहरे की जो अस्थि हैं उनके नाम आप वहां से देख लेना, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गई बात, है ना। पसलियों की मैं बात करूं तो 24 पसली हैं। अब ये 24 पसली भी किस प्रकार डिवाइड है, मैं यहां पर नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं। सबसे पहली है वास्तविक पसली, जिनकी संख्या है 1 से 7, और ये आपको जोड़े में याद रखना है भाई। ठीक है, आप समझ लेना, ये जोड़ी है 1 से 7 नंबर की ना।
कूट पसली, कूट पसली। अब यहां जोड़ी में दिक्कत आएगी ना, चलो कोई बात नहीं, 8वें 9वें और 10वें नंबर की जोड़ी है ना। चलिए, मुक्त पसली 11वें नंबर की और 12वें नंबर की, है ना। मतलब नॉलेज के लिए आपको यहां से सारी चीजें याद हो जाएंगी। अच्छा, कशेरुक दंड की मैं बात करूं तो भाई ये जो कशेरुक दंड है इसको मैं थोड़ा यहां इस प्रकार ले लूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे आप समझ जाएंगे। कशेरुक दंड की मैं बात करूं तो देखो भाई, ग्रीवा कशेरुक जिनकी संख्या है 7, वक्षीय कशेरुक जिनकी संख्या है 12, है ना। कटी कशेरुक जिनकी संख्या है 5, और एक है त्रिक और एक है अनुत्रिक। दिख रहा है ये लास्ट वाला? हाँ, त्रिक तक दिख रहा है आपको ना, तो कोई बात नहीं, आप त्रिक करके और नीचे अनुत्रिक लिख देंगे, है ना। एक नीचे अनुत्रिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो आपको पता ही है ना। चलिए, ये भाई हमारी बात कशेरुक दंड की हो गई। तो देखिए, इस प्रकार जो नॉलेज की बातें हैं वो हमारे इस एक्सियल स्केलेटन में जो आपने लिख दी, है ना। अब हम बात करते हैं अपने उपांगीय कंकाल की। तो उपांगीय कंकाल को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक है मेखला और एक है हमारी, ये हो गए, यहां पाद हम लिख देते हैं। तो मेखला जो है वो 2 प्रकार की, अच्छा ऐसे लिखना पड़ेगा, मेखला जो है 2 प्रकार की, एक है अंश मेखला और दूसरी है श्रोणि मेखला, ठीक है। तो मेखला में टोटल बोन 6 और यहां पर टोटल बोन 120, है ना भाई। तो इसका क्लासिफिकेशन जो है, यहां से हम लाइन लेके चलेंगे और ऐसे इसको बात करेंगे, ठीक है। समझ रहे आप मेरी बात को? हाँ, तो मेखला 6 अंश मेखला जिसमें हम बात करेंगे 4 बोन की, श्रोणि मेखला जिसमें हम बात करेंगे 2 बोन्स की, ठीक है। तो ये है हमारे अग्रपाद और यहां पे आएंगे हमारे पश्चपाद। अग्रपाद में भी 60 और पश्चपाद में भी 60। इनका नामकरण हम कर लें, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस। 1 2 8 5 14। यहाँ की हम बात करें तो सबसे पहली हमारी फीमर 1, टिबियो फिबुला 2, पटेला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फैलेंजेस 14, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी टोटल बोन्स का एक आरेख है, एक चार्ट है, आप इसको बना सकते हैं। मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर रहा हूं ताकि आपको ये नीचे तक दिखाई दे जाए, ठीक है भाई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस स्थान से, क्योंकि आपको यहां पे पूरा दिख रहा है। फिर मैं इसको वापस अभी सेट करूंगा, आप इसको लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहां से।
ले लिया है ना। चलिए देखिए भाई, थोड़ा और, हाँ सुनिए अब। तो ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो हमारी टोटल 206 बॉन्ड्स को बताता है। ठीक है भाई, 206 बॉन्ड्स। तो आप समझ में आ गए 206 बॉन्ड्स का किस प्रकार आपको नामकरण, कैसे आपको उनकी संख्या याद रखनी है ना। बिल्कुल पूरी बॉडी पे आपको हड्डियों का नाम पता होना चाहिए। एक बार मेरी तरफ देखिए, अब मेरी तरफ तो देख ही रहे हैं आप है ना, कोई बात नहीं, सुनिए। हाँ मतलब मैं आपको अपने शरीर से अपनी टोटल 206 बोन्स काउंट करना बताता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमारा जो एंडोस्केलेटन है उसे टू टाइप में डिवाइड किया गया था, एक्जियल और अपेंडिकुलर। एक्जियल स्केलेटन की यदि मैं बात करूं तो उसमें 80 बोन्स, और अपेंडिकुलर की मैं बात करूं तो उसमें 126 बोन्स होती हैं। बात यदि हम एक्जियल स्केलेटन की करें तो उसमें 80 बोन कैसे काउंट होती हैं, वो 4 संरचनाओं से मिलकर बनती हैं। फर्स्ट वन करोटी, ये वाला, सेकंड वन स्टर्नम, थर्ड वन रिब्स, फोर्थ वन वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर, याद हो जाएंगी आपको 4 संरचनाएं। करोटी जिसमें 29 बोन, उरोस्थी जो सिंगल बोन, रिब्स जिसमें 24 बोन, कशीरुकदंड जिसमें कितनी बोन्स, 26 बोन्स। तो इस प्रकार हमें बड़े रूप में याद किया। फिर हम बात करें अपने करोटी की जिसमें 29 बोन है, उनको भी आगे किस प्रकार क्लासिफाई किया गया कि 8 बोन्स तो हमारे कपाल में होती हैं। किस में होती हैं, कपाल में। 14 बोन्स हमारे फेस में होती हैं, 6 बोन्स हमारे कान में, और 1 बोन हमारे गले की, हायोड बोन। तो 29 बोन आप काउंट कर ली। पसलियां आप जानते हैं, रीढ़ की हड्डी आप जानते हैं। क्लियर, 80 बोन्स हो गई। उपांगीय कंकाल की मैं बात करूं तो इसमें मेखला और पाद को सम्मिलित किया गया, 2 भाग। मेखलाओं की बात करूं तो इसमें 6, और पाद की मैं बात करूं तो उसमें 120 बोन्स पाई जाती हैं। क्लियर। अच्छा, सबसे पहले हम मेखला देखें तो 2 प्रकार की मेखलाएं, एक अंश मेखला, एक शिरोडी मेखला। अंश मेखला, शिरोडी मेखला दोनों में, अच्छा अंश मेखला है जिसमें 4 अस्थि, शिरोडी मेखला जिसमें 2 अस्थि। अंश मेखला की बात करें तो इसमें 4 अस्थि, मतलब इसके 2 अलग अलग भाग हैं जिनमें 2 अस्थि होती हैं कॉमन। क्लेविकल, ब्यूटीफुल बोन, सबसे चौड़ी बोन स्केपुला, है ना। तो देखो ये वाली क्लेविकल, ये वाली स्केपुला, याद रह जाएंगे आपको। ये क्लेविकल, ये स्केपुला, ये क्लेविकल, ये स्केपुला। तो टोटल 4 बोन हमारी पेक्टोरल गर्डल में होती हैं, अंश मेखला में होती हैं। शिरोडी मेखला में केवल 2 ही बोन होती हैं जो आपस में प्यूबिक सिम्फाइसिस द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं अपने, ये मेखला की बात हो गई। अब हम अपने बात करते हैं किसकी, अग्र और पश्चपाद की। तो अग्रपाद में ह्यूमरस, रेडियोल्ना, ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। सेम उसी प्रकार फीमर, टिबियोफिबुला, पटेला। जब वैसे सबसे पहले फीमर, उसके बाद पटेला घुटने की, फिर टिबियोफिबुला, फिर हमारी टार्सल्स, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। बस यार इसी प्रकार है ना। बस संख्या और वो याद रखिए। तो इस प्रकार ये हमारा जो पूरा चार्ट है, या मैं आपसे कहूं कि अब मैं आशा करता हूं कि आप 206 बोन्स के बारे में समझ गए होंगे, है ना। हर बच्चे को जिसने ये ढंग से पढ़ा है चैप्टर, मेरी बातों को जो बड़े ध्यान से सुना है, वो बच्चे जरूर अब 206 बोन्स को आसानी से हाथ लगाकर बता सकते हैं कि सर ये बोन ये है और इसका ये नाम है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं अब, है ना। चलिए, वैसे तो
ये चैप्टर लाइव पढ़ाने लायक था, मैं आपको बता दूं। मेरा मन भी था कि मैं इस चैप्टर को लाइव पढ़ाऊं, बहुत इसमें इंटरेस्ट आता लाइव पढ़ाने में, पर थोड़ी कमी मान लीजिए, कोई मजबूरी मान लीजिए, है ना, समझ रहे हैं आप। मेरा ये विचार है कि अब जो बायोलॉजी है उसमें इस चैप्टर के अलावा ये अच्छा चैप्टर है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है ना। तो अपने कुछ दिन बाद जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लगभग 10-12 दिन में अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपकी लाइव क्लास, ठीक है, अगर पहले संभव हुई, जैसे मुझे लगा कोई चैप्टर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना कोर्स सिलेबस खत्म होने के बाद हम अपनी जो मोस्ट यूनिट हैं, जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर जूलॉजी की यूनिट फर्स्ट, बॉटनी की यूनिट फर्स्ट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट सेकंड बॉटनी की, समझ रहे हैं आप। तो ऐसी यूनिट को ना लगभग 2.5-3 घंटे जब हम लगातार लाइव लेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा, है ना। एक बार जब हमारे सिलेबस हो जाएगा ना, उसके बाद हम इनको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, तब आपके पूरे जो क्योरी है, पूरे जो कंसेप्ट हैं, जो भी आपकी समस्या है, वो सारी हल हो जाएगी जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, समझ रहे हैं। केवल ट्रस्ट, विश्वास, समझ रहे हैं ना आप बात को। हाँ, तो बिल्कुल आप धैर्य रख के चलिए, जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए ना, और जब लाइव क्लास चलेंगी तो बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। वहाँ हम जैसे पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी देखेंगे, है ना, रिप्रोडक्शन देखेंगे, तो वहाँ आप क्वेश्चन कीजिए, मैं क्वेश्चन करूँगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी, आप पढ़ के भी आएंगे, तो जब बड़ा तालमेल बैठेगा उस समय, ठीक है। तो उसी समय मेरा प्लान है लाइव क्लास लेने का, है ना। यदि अब कोई और इम्पोर्टेंट चैप्टर होता तो मैं ले देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई बोन्स के बारे में। ये हमारी बोन्स जो हैं वो कंप्लीट हैं भाई, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है संधियां, जिसको बोला जाता है भाई जॉइंट्स। क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। तो ये जो जॉइंट्स है, यहां से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यहां से भी चांसेज हैं। इस पूरे चैप्टर में 3 टॉपिक हैं, 3 पार्ट मान लीजिए। एक पार्ट है अपनी बोन्स के बारे में, सेकंड पार्ट अपनी जॉइंट्स के बारे में, और थर्ड पार्ट जो मैंने आपको 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में, मसल्स, मांसपेशियां। मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मसल्स वाला, ठीक है। हाँ, मसल्स, मांसपेशियां कि उनकी स्ट्रक्चर और ये किस प्रकार कार्य करती हैं, पूरे 1 घंटे का टॉपिक है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है ना। चलिए, तो जॉइंट्स की बात कर लेते हैं भाई। क्या है जॉइंट्स? वह स्थान जहां पर 2 अस्थि व उपास्थि आपस में जुड़ती हैं, संधि कहलाता है, ठीक है भाई, जॉइंट्स कहलाता है। तो बहुत ही कॉमन सी बात है जॉइंट्स। हमारी बॉडी में जिस स्थान पर 2 अस्थि आपस में जॉइंट होंगी, बस हम उसी स्थान को क्या बोल देंगे? जॉइंट्स बोल देंगे। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, उसका कमेंट बॉक्स में मुझे आप रिप्लाई जरूर करना, ठीक है। बहुत कम बच्चे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आज आप जरूर करना, मैं आपसे बता रहा हूं। आप क्वेश्चन है कि जो 2 अस्थियां होती हैं, 2 अस्थियां जो होती हैं, उनके जुड़ने को हम जॉइंट्स कहते हैं, लेकिन उस संरचना का आप नाम बताइए जिस संरचना से हमारी दोनों अस्थियां आपस में जॉइंट होती हैं। यह क्वेश्चन है कि कौन सी संरचना है जो 2 अस्थियों को आपस में जोड़ती है। यह मैं क्वेश्चन आपको बहुत पहले बता चुका हूं, तो आप अपना माइंड लगाना और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना कि सर ये संरचना या ये नाम है उसका,
जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो जॉइंट्स क्या है? वह स्थान जहां पर दो अस्थि आपस में मिले उसे हम जॉइंट कहते हैं। इसके बात करें टाइप की, प्रकार की, तो देखिए प्रकार, गति के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अचल संधि, आंशिक चल संधि, और थर्ड है और चल संधि, है ना। ये तीन टाइप इसके मूवमेंट के आधार पर बनाए गए या विभाजित किए गए। तो हम क्रम से इन तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जॉइंट की आपको डेफिनेशन याद रखनी है और इसके तीन टाइप याद रखने हैं। अब हम एक एक की हम क्रम से बात करते हैं। सबसे हाँ यार क्या है, पहला है अचल संधि, जिसको साइन आर्थ्रोसिस कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइन आर्थ्रोसिस। ठीक है, अचल संधि। तो देखिए इन संधियों के बीच गति संभव नहीं है, क्योंकि इनके मध्य अवकाश नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल है करोटी की सूचर, C1 जिनको बोला जाता है। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं फिर इसको एक बार समझाऊंगा मैं। सेकंड है आंशिक चल, जिसको एम्फी आर्थ्रोसिस बोला जाता है। इनमें ऐंठन के कारण थोड़ी गति संभव है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जघन संधान, कशेरुक, है ना, जघन संधान है, कशेरुक है। और इसके और टाइप की मैं बात करूं तो ये है धुराग्र संधि, जिसको पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। और इस धुराग्र संधि में क्या है? एटलस व एक्सिस के मध्य संधि, है ना। सेकंड है विसर्पी संधि, जिसको ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। तो ये है कलाई टखने की संधि। ठीक है भाई, तो ये जो है हमारे वो दो टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके। तो इन दोनों को हम एक बार आप समझ लेते हैं क्या है भाई, है ना। सुनिए ध्यानपूर्वक समझिए। अच्छा, हमने अपने जॉइंट्स को जो डिवाइड किया है वो किसके आधार पर किया है? किसके आधार पर किया है? मूवमेंट के आधार पर, है ना। तो एक ऐसा जॉइंट्स होता है जो अचल होता है, जिसको साइन आर्थ्रोसिस बोला जाता है। मतलब हमारे शरीर में जॉइंट्स होता है लेकिन वो जॉइंट्स बिल्कुल भी गति नहीं करता। तो ऐसे जॉइंट्स को आप क्या बोलेंगे? अचल संधि बोलेंगे, अचल जॉइंट बोलेंगे, सिंपल। उसका एग्जाम्पल केवल हमें मायने रखता है, यहाँ पे याद रखना।
तो करोटी के जो सूचर है मैं आपको बता दूं कि हमारी जो करोटी है, और इस करोटी में जो मैंने आपको 8 बोन बताई थी, मोस्टली कपाल की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जो 8 बोन बताई थी ना, तो वो आपस में क्या है, जॉइंट रहती हैं। आप डायग्राम में देखना, उसमें ऐसे इस प्रकार की अस्थि आपको मिलेंगी, जैसे इस प्रकार की आपको संरचना मिलेगी वहां पे, है ना। तो यहां पे जो पैराइटल बोन है, ये 2 पैराइटल बोन भी आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये जॉइंट तो है, मतलब 2 अस्थि तो आपस में जुड़ रही हैं, तो जॉइंट तो हो गया, क्योंकि जॉइंट क्या है, जहां 2 अस्थियां जुड़े वही जॉइंट है। लेकिन इनमें किसी भी प्रकार की गति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच कोई भी गैप नहीं है। तो ऐसा जॉइंट किस में आएगा, अचल संधि के अंतर्गत आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आंशिक चल संधि। हेडिंग से ही पता चल रहा है गति तो होगी लेकिन बहुत कम होगी, थोड़ी बहुत होगी, है ना। तो क्या है कि ये जो जॉइंट्स होते हैं इनमें थोड़ा सा ऐंठन या तनाव रहता है, जिस वजह से इनमें थोड़ी बहुत गति संभव हो जाती है। मोस्टली एग्जाम्पल जैसे जगन संधान यानी कि प्यूबिक सिम्फाइसिस, वही शिरोणी मेखला वाला। शिरोणी मेखला की जो दोनों अस्थि हैं वो जॉइंट है ना, किससे, प्यूबिक सिम्फाइसिस से। तो जॉइंट तो आप बोलेंगे, तो उसमें क्या है, वैसे तो गति संभव नहीं है, लेकिन जब डिलीवरी हो रही होती है तो उस समय थोड़ी बहुत वो गति करता है। तो आंशिक चल संधि, समझ में आ गई बात। इसके और जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के जो गुटके हैं उनके बीच जो संधि है, थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, वो भी आंशिक चल में ही आता है। तो इसके और जो उप प्रकार हमें बताए गए हैं, जो है पाइवोट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट, आप इनको जरूर याद रखना। धुराग्र संधि और विसर्पी संधि। धुराग्र संधि में है, धुराग्र का मतलब है जैसे कोई धुरी पर टिका हुआ है और घूम रहा है। तो एटलस और एक्सिस, आप जानते हैं ना एटलस और एक्सिस को, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा की फर्स्ट सर्वाइकल और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं। अरे प्रथम ग्रीवा कशेरुक और दूसरी ग्रीवा कशेरुक, है ना, बताया था ना, बोर्ड एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन। तो हमारा जो खोपड़ी है, ऐसे आप घुमाते हैं ना इसको, तो ये क्यों गति हो रही है, ये एटलस और एक्सिस आपस में ऐसे टिके हुए हैं और वो घूमती है, ठीक है। तो ये आंशिक चल संधि में आता है। विसर्पी संधि का मतलब होता है जैसे कोई घर्षण हो रहा हो। तो एक तो हमारी कलाई की ये वाली है ना, ये वाली कलाई जॉइंट, रिस्ट जॉइंट जिसको बोलते हैं, और ऐसा लगता है जैसे घर्षण हो रहा है हमारी हड्डियों में, लग रहा है ना बिल्कुल। और टखने की संधि, एंकल जॉइंट, अरे यार वो क्या बोलते हैं उसको, टार्सल्स और टिबियोफिबुला के बीच की जो संधि है, और यहां पर रेडियो अल्ना और कार्पल्स के बीच की संधि, ठीक है। तो ये हमारे 2 जॉइंट हुए, साइन आर्थ्रोसिस और एम्फी आर्थ्रोसिस। अब लास्ट हमारा जॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई, और वो है चल संधि, जिसको साइनोवियल जॉइंट बोला जाता है या डाई आर्थ्रोसिस बोला जाता है। या तो आप इसको साइनोवियल जॉइंट बोलेंगे या डाई आर्थ्रोसिस बोलेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉइंट है ना। इसमें स्वतंत्रता पूर्वक गति होती है। इन अस्थियों में एक अवकाश होता है जिसे साइनोवियल कैविटी कहते हैं, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है भाई। देखिए चल संधि, साइनोवियल जॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए,
एक ऐसा जॉइंट जो स्वतंत्रता पूर्वक गति करे, जिस पे कोई रोक टोक नहीं हो, उसे हम चल संधि बोलते हैं ना, साइनोवियल जॉइंट या डाईआर्थरोसिस जॉइंट बोलते हैं। अच्छा, इन अस्थियों में क्या होता है, जहां पर ये दो अस्थियां जुड़ती है ना साइनोवियल जॉइंट वाले, वहां पर एक बड़ा अवकाश होता है, और उस अवकाश में, अच्छा, उस अवकाश को हम साइनोवियल कैविटी बोलते हैं, साइनोवियल गुहा या कोटर गुहा बोलते हैं। और जिसमें कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है, साइनोवियल द्रव भरा रहता है। इसके टाइप की मैं बात करूं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कंदुक खल्लका संधि, जिसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने केवल स्कंद संधि, जिसको शोल्डर जॉइंट बोलते हैं, एंड है श्रोणि संधि, जिसको हम हिप जॉइंट बोलते हैं। ठीक है भाई, कंदुक खल्लका हो गया। दूसरा है कब्जा संधि, जिसको हिंज जॉइंट बोलते हैं, और हिंज जॉइंट में आता है भैया कलाई संधि, नहीं कलाई नहीं, कलाई नहीं आएगा, हाँ, कहोनी संधि, जिसको एल्बो जॉइंट बोलते हैं, और घुटना संधि, जिसको नी जॉइंट बोलते हैं। इनमें एक तल में गति संभव है। और तीसरा है, जो वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, दीर्घ वृत्तज एलिप्सोइडल, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें वही है हमारा कलाई संधि, जिसको रिस्ट जॉइंट बोलते हैं। देखिए भाई, अब इसको आप जरा एक बार ध्यान से समझ लेना। तीसरा जो जॉइंट है वो है डाईआर्थरोसिस, यानी कि साइनोवियल जॉइंट, यानी कि चल संधि। तो चल संधि का मतलब है ऐसी संधि जिसमें आप स्वतंत्रता पूर्वक गति करा सकें। ठीक है, उसे हम चल संधि बोल। अरे मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, कोई ऐसे मत समझना सर एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या, समझ रहे हैं मेरी बात को। ये ईयर इसमें लग गया, चलो सही है। हाँ, अरे ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है भाई, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये देखिए स्वतंत्रता पूर्वक गमन हो रहा है इस संधि में। क्या यहाँ पे संधि नहीं है क्या, ये ग्लेनोइड कैविटी यानी कि स्केपुला वाली बोन्स, और ये हमारी ह्यूमरस बोन, तो दो बोन्स आपस में जुड़ रही है, जॉइंट है भाई। तो देखिए इसके तीन टाइप। सबसे पहला है कंदुक खल्लका संधि, यानी कि ऐसी संधि जिसमें एक बॉल और एक सॉकेट जैसी संरचना हो, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक स्कंद संधि कंधे वाली, और एक शिरोडी संधि, मतलब फीमर और ह्यूमरस, फीमर शिरोडी वाली और ह्यूमरस अपने स्कंद वाली। ये जो जॉइंट्स बनते हैं ना एसिटाबुलम और ग्लेनोइड कैविटी के साथ, जो मैं आपको पहले बता रहा था, वो हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्योंकि जो बॉल है, बॉल और सॉकेट मतलब जो हमारा ये जो सिर है ऐसे है ना, तो ये इस प्रकार की संरचना में सॉकेट में ऐसे धसा रहता है ना, ऐसे इस प्रकार है ना, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इनके एग्जाम्पल आप याद रखना। कब्जा संधि, हिंज जॉइंट। कब्जा मतलब जो अपनी किवाड़ों में कब्जा होता है ना, कब्जा क्या करता है, किवाड़ को एक साइड में ही खुलने देता है ना कब्जा। तो सेम उसी प्रकार के हमारे देखो, एक तो है ये एल्बो जॉइंट कोहनी संधि, एक है टखने वाला घुटने वाला जिसको नी जॉइंट बोलते हैं। तो ये देखो
आप केवल इसको ऊपर ही कर सकते हैं, नीचे नहीं कर सकते। जिस प्रकार किवाड़ को हम कब्जों के माध्यम से एक ही सीध में खोल सकते हैं, एक साइड में खोल सकते हैं, दूसरी में नहीं खोल सकते, उसी प्रकार हमारा एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट ये दोनों हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं, अर्थात इनमें एक ही माध्यम में गति संभव है। तो आपको नाम मतलब जॉइंट्स का नाम और उसमें कौन से एग्जाम्पल हैं ये ज़्यादा जरूरी है याद रखना। बाकी दीर्घवृत्तज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ही रिस्ट जॉइंट वाला है, घर्षण वाला। ठीक है, तो आज ही हमारा जॉइंट कंप्लीट हुआ। आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे और कल हम अपने मसल्स वाले टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो ढंग से पढ़ लेना भाई इनको आराम से ना।